इमीडिएट पास्ट चेयरमैन ICAI भिलवाड़ा ब्रांच, और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान जिनका अंदाज है निराला, आप सभी उनके वाकिफ है और जिनकी स्माइल के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दावा करता हूँ अगर सुबह 9:30 बजे टीवी पर आज संदीप जैन सर को देख ले तो आपकी एक हैबिट छूट जाएगी। मैं भी इट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। आप सर को देखेंगे तो इतनी एनर्जी है, इतनी कि आपको चाय की जरूरत पड़ेगी। गालिब कहा करते थे कि निगाह उठे तो सुबह हो और झुके तो शाम हो जाए, और जैन साहब मुस्कुरा कर उठे तो कत्लेआम हो जाए। निगाह उठे तो सुबह हो और झुके तो शाम हो जाए, जैन साहब मुस्कुरा कर उठे तो कत्लेआम हो जाए। और जरूरत ही नहीं आपको कंपनी का नाम बताने की, आप जो इशारा करो तो हमारा काम हो जाए। एक ऐसी शख्सियत के धनी, और जो हमारा कॉन्फ्रेंस का सेशन है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज मनी इज हनी। मैं वाइफ को बोलता हूँ कि मुझे दुबई में सामान किया गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो वाइफ बोलती है वेयर इज मनी हनी, विदाउट मनी नो हनी। सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को बताने के लिए जैन साहब आए हैं। भिलवाड़ा आप जानते हैं बिल्डर्स की नगरी है। जैन साहब जिस शेयर को हाथ लगाते हैं वो पत्थर भी सोना बन जाता है, इसलिए इनको जैन साहब के जैन कहते हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है आज मार्केट एक्सपर्ट हमारे बिरला सर और गुप्ता सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सर स्टार्ट करते कीजिए। संदीप सर, सबसे पहले भिलवाड़ा नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट अबाउट योरसेल्फ एंड योर कैपिटल मार्केट जर्नी। सर वो कौन सा समय था जिसने आपको इस फील्ड में लाने के लिए प्रेरित किया? आप इस फील्ड में कब से आए सर? सबसे पहले तो इतनी एनर्जी इस हॉल में खाना खाने के बाद मैंने मेरी जिंदगी पहली बार देखा है। सो अभी मतलब या तो आप लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत जबरदस्त है, और या फिर खाना आप लोगों ने कम खाया है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट एनीवेज, और या फिर आप लोगों ने इतना जोश भर दिया है, आई मस्ट से, जो आप लोगों ने वो जो झुनझुन वाला और झुनझुना वाली और वो पैसा वाली बात बहुत सही की इन्होंने। बट वो देखो, स्टॉक मार्केट दिल्ली का लड्डू नहीं है। स्टॉक मार्केट खाली मीठा है, खट्टा मत बनाते हैं उसको। तो शादी वाले लड्डू और दिल्ली वाले लड्डू, आई थिंक काफी इको हो रहा। ठीक है आवाज? ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के, और इतनी एनर्जी। इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम उदयपुर इसी टाइप का माहौल था, SLC इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे लेक्चर सेमिनार के लिए गया था। जनवरी की 9 तारीख थी, बहुत मजा आया था। एंड आई रियली लव CAs, क्योंकि मैं खुद CA नहीं बन पाया। अच्छा, CA क्यों नहीं बना मैं बता देता हूँ। मुझे लगा कि देखिए CA में एंट्री तो ईजी है, एग्जिट बहुत टफ है। और मैं शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, एंट्री बहुत इजी है बट राइट एग्जिट नहीं होती है। तो MBA में क्या होता है, एग्जिट टफ था, मतलब एंट्री बहुत टफ थी उस टाइम पे। जब हम लोग 1996 में मैं ट्राई करा था, 98 में मैं पास आउट फ्रॉम KJ सोमैया, तब इतने MBA इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होते थे। उस टाइम पे MBA थोड़ा सा डिग्निफाइड डिग्री हुआ करती थी। तो MBA फाइनेंस में कर लो तो लोग बोलते हैं कि चलो CA जैसा ही है। तो उसमें एंट्री तो बहुत टफ है, और एग्जिट क्या उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। बोले ठीक है आप तो निकलो, MBA खुद ही बन जाते हो। तो वैसा कुछ है। सो दैट्स व्हाई आई डिड MBA। मुझे डर लगा कि भाई मतलब इतना आप लोग अटेम्प्ट्स लेते हो, और CA लोग के लिए तो मैं एक बात कहूँगा, अ बिग क्लैप फॉर CA फर्स्ट ऑफ ऑल। CA आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे इंटर में हैं, फाउंडेशन के लिए, आजकल इंटर फाउंडेशन ऐसा ही बोलते हैं, फाइनल 1 फाइनल 2। और हमारे ऑफिस में खूब सारे CAs आते हैं, खूब सारे CFAs आते हैं, और खूब सारे MBAs इन फाइनेंस आते हैं। तो CFAs देखिए थोड़े कम आते हैं। मेरे साथ मेरे फंड मैनेजर भी आए हुए हैं, वो CA CFA दोनों हैं, तो मैं साथ में लेके आया हूँ। मनीष जी प्लीज बैठे होइए आप एक बार। हम लोग अभी हमारी PMS लॉन्च हुई है, तो PMS में आप हमारे फंड मैनेजर है, इज अ ब्रिलियंट CA CFA फ्रॉम कोलकाता, जो पुणे गए थे, और पूना से मतलब मेरे को तो राजस्थान ही आना है, और मुझे जैन साहब के साथ ही काम करना है। सो आई एम सो लकी कि मुझे CAs का प्यार बहुत मिलता है। एंड कई बार तो मैं डर जाता हूँ कि आजकल CA अगर सारे लोग शेयर मार्केट में इतने इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो फिर वो
रिटर्न्स कौन भरेगा मुझे ये समझना पड़ेगा एक बार। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट एनीवेज आई थिंक सीएस में भी ऐसा होना चाहिए कि दो पार्ट हो जाने चाहिए, कि एक तो सीए वो सीए स्टॉक मार्केट की रिसर्च के लिए सीए हो, और एक हो कि खाली रिटर्न्स भरने के लिए सीए हो। बट एनीवेज थैंक्स सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल भिलवाड़ा ब्रांच CIRC। और सबसे पहले तो मैं सोचा था कि मैं जय श्री राम के साथ बोलूँगा, बट आपने तो ऐसा जोश भर दिया। फिर एक बार और जय श्री राम। राइज एस्पायर एंड मास्टर, सबसे बढ़िया आपने, मतलब राम जी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनका एक्रोनिम बन जाएगा उस टाइम पे, राइज एस्पायर एंड मास्टर। बट यस, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त जोश है। मतलब आपने जब पूछा तो जोश जबरदस्त था, और आप लोगों ने एक्चुअली में बहुत अच्छा जोश भरा। मैं तो आपकी कॉपी करूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा। मैं इन्हीं के साथ जितने भी आप लोगों ने आज लिख के लाए हैं, दे वर अमेजिंग एंड बहुत मेहनत किया दिखता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में स्पीकर्स नहीं आते, बट आई ऑलवेज लव टू कम अमंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो बहुत जोश आता है, बट स्टूडेंट्स लोग कई बार कहते हैं, बट यहाँ पे मैं आने के बाद ऐसा लगा नहीं ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब स्टॉक मार्केट को भी पूरा देखते हैं। तो आप लोग जितने लोग मुझे ज़्यादा देखोगे ना, उतना मैं डरूंगा। क्यों डरूंगा बताओ? क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग पढ़ाई करें, सबसे पहले पढ़ाई करें, और स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करके इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करें, जो कि म्यूचुअल फंड्स है। बिलीव मी, क्योंकि ये समय वापस से नहीं आता है। अब मैं थोड़ी सीरियस बातों पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने MBA के दौरान या BCom के दौरान भी 11 से इन्वेस्टिंग करने लगा था। तो इन्वेस्टिंग जब शुरू करते हैं, अपने को लगता है कि अपन इन्वेस्टिंग करें, बट वो धीरे धीरे ट्रेडिंग में तब्दील हो जाता है। और ट्रेडिंग क्या होता है, नशे की तरह होता है, फिर आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करता है। तो आप लोग प्लीज़, जितने भी लोग यहाँ पे CA कर रहे हैं, मेरा इवन भांजा था, मतलब वो अब CA बन गया, उसके 4-5 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा था। तो आई टोल्ड हिम कि भाई तुम, वो मेरे से रोज स्टॉक के बारे में पूछता, मामा ये स्टॉक ले लूँ क्या, वो ले लूँ क्या। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम बताओ कि तुम CA करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और एकदम कचरा कचरा स्टॉक लेके आता था। मतलब एक तो तुम जैन साहब के जेम्स के भांजे हो, जेम्स की तो बात करते नहीं हो, कहीं से एकदम उल्टे पुल्टे स्टॉक्स की बात करते। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड। तो हमने उसको क्या किया, मेरे मतलब कजन किशनगढ़ रहते, तो किशनगढ़ में उसको एक रूम में ऊपर रखा, नो टीवी नो मोबाइल, और आप खाली पढ़ाई करो, तो उसका CA क्लियर हो गया। तो यही है कि आप लोग फोकस प्लीज पढ़ाई पे कीजिए। आप लोग स्टॉक मार्केट, कितने लोगों ने सेल्फियां खिंचवाई, आप प्लीज बाद में भी खिंचवाइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि मैंने ऐसा बोल दिया कि सेल्फी, क्योंकि लोग काफी देखते हैं, मैंने देखा, और आप लोग सब लोग काफी ट्रैक करते हैं। इतना रेस्पेक्ट शायद मुझे पिछले 2-3 सालों में नहीं मिला। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब प्यार तो मिल रहा है, प्यार मिलना, रेस्पेक्ट मिलना और एक ऑनर मिलना, तीनों में फर्क होता है। प्यार खूब मिला, वो आपने मेरी स्माइल के बारे में बोला, वो प्यार मिलता है, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, बट आपने रेस्पेक्ट भी और ऑनर, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बिलीव मी, एंड आई एम सो थैंकफुल। क्योंकि मैं आज, मेरे लिए टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी है, और वो फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। मतलब उनकी एक बैक ऑफिस सोल्यूशन चलती है। देखिए आप कितना बड़ा डिफरेंट टाइप का काम है। जितने भी US में हेज फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उनकी वो अकाउंटिंग करते हैं, और इंडिया में कम से कम 650-700 CA उनके ऑफिस में काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी। वो काफी CAs वहाँ पे आराम से वो लोग डिप्लॉय करते हैं। इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो अराउंड 2500 एम्प्लॉइज, उसमें से 600-700 CAs है। तो उनकी डॉटर की शादी में, वेरी गुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब एकदम हम लोग बचपन से, तो उनकी शादी में पहुंचना जरूरी था। बट मैं बोला फिर मैं भिलवाड़ा आके जाऊंगा। सो इट वाज भिलवाड़ा, एंड भिलवाड़ा ऑलवेज आई रिस्पेक्ट भिलवाड़ा, बिकॉज मैं लास्ट सेमिनार भिलवाड़ा में किया था 2013 में, वो भी नवंबर की बात है। तो तब मैंने एक स्टॉक रेकमेंड किया था, भिलवाड़ा की कंपनी है। गेस कर सकते हैं कोई लोग आप लोग? अरे ये तो आप लोगों ने चीटिंग किया, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोग लंच के टाइम में नितिन स्पिनर्स और आरएन नौका साहब शायद पहले चेयरमैन रहे हुए हैं। बिलीव मी, वो स्टॉक 6 रुपये का था। बट मैं उस टाइम पे रिसर्च करके गया कि मैंने तो 6 रुपया 20 करोड़ की मार्केट कैप, और ये तो बिल्डिंग की 20 करोड़ की, उनकी फैक्ट्री ऐसे है। तो उस टाइम पे मैंने वो स्टॉक रेकमेंड किया। तो उस टाइम पे हम लोग राजस्थान में हर शहर में सेमिनार कर रहे थे कि कभी हम लोग अगर ब्यावर और अजमेर थे तो हमने श्री सीमेंट्स किया था। तो उस टाइम पे श्री सीमेंट 3,000 रुपये का हुआ करता था। चप्पल दिया था, चप्पल उसी टाइम पे चप्पल वही 60 रुपये का हुआ करता था। तो ऐसे स्टॉक्स में देखिए ग्रोथ तो बहुत आती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनियां
बोलते हैं ना खाक मत छोड़ो गाँव में ढिंडोरो, तो थोड़ा हम भी मारवाड़ी बोल लेते हैं। तो हमारे को हमारी आसपास की कंपनियां अच्छी नहीं लगती है। एंड बिलीव मी, जब मुझे पूछे थे सर आज को जेम्स तो बता दो, तो मैंने 4 भीलवाड़ा की कंपनियां गिना दी। तो बोले सर ये तो आप हमें भीलवाड़ा में आके भीलवाड़ा में को बेवकूफ बना रहे हो। बोले ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आई रियली लाइक ऑल द भीलवाड़ा का। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी आपके लिए एक शब्द कहना चाहूँगा। जैन साहब की आज तक का रिकॉर्ड है कि इनकी जितनी भी टिप्स आई है उसमें से 98% पॉजिटिव गई है। क्या बात है? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सबका कहना है कि मेरी 99% गई है, लेकिन इन्होंने भी उसको करेक्ट करके नहीं मेरी 98 तो गई है। अच्छा, आप इतना फॉलो करते हैं कि यस सर। अनिल जी ने एक दिन बोला था कि 99-100% ही है। चाय की शुरुआत आपके साथ होती है। अरे वाह, नहीं एक्चुअली में 98% हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स निकाली थी। एंड 450 मतलब 480 करीब आइडियाज, फ्रेश आइडियाज दिए पिछले 3 साल में। अब 4 साल होने को आ रहे हैं, 3.5 साल, तो ऑलमोस्ट सब सही जाती है। और बाय गॉड्स ग्रेस कुछ रिसर्च भी अच्छा था, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड एट द सेम टाइम मार्केट ने साथ दिया। तो बट ऐसा मार्केट हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है। देयर वर टाइम्स हमने देखा कि 2001-2 में लोग अगर शेयर मार्केट का नाम लेते तो सगाइयाँ नहीं होती थी। और बिलीव मी, मैंने 98 में इतना पैसा खोया स्टॉक मार्केट में। आपने जर्नी पूछी तो मैंने MBA के दौरान मैंने पढ़ाई नहीं करके दिन भर शेयर मार्केट करता था। तो 97 में खूब पैसा खोया, IPOs में फंडिंग लेके IPOs में पैसा लगाया। आप लोग मेरा कभी जो स्टॉक्स में मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाई की, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऑलवेज अ गुड टॉपर, सब कुछ। बट मैंने शेयर मार्केट की वजह से MBA में फर्स्ट ईयर में आई कुड नॉट डू वेल, बिकॉज शेयर मार्केट बहुत आपका फोकस और अटेंशन ले जाता है। और काफ़ी एक क्या होता है, इतनी लिक्विडिटी और तरलता उसमें कि, और बहुत सरलता के साथ वो आपकी तरलता और वो सारी चीज़ को ले जाता है। तो इसीलिए थोड़ा दूर है। और उस टाइम पे मैंने खूब खोया। तो मैंने फिर 98 के बाद 10 साल तक स्टॉक मार्केट का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे शादी करनी थी, सगाई करनी थी। दैट वाज द रीजन। तो मैं जब राजस्थान आया तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे बोला, मेरे ताऊ जी और बहुत यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा स्टेज पे, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ राजस्थान तक बुला रहे तुमको बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से जब आप आते हो ना तो आपको पूरा खाली होके आना पड़ता है। मुंबा देवी आपको पैसा लेके आने नहीं देती है, ये कहावत है बॉम्बे में। अभी भीलवाड़ा के भी कोई ऐसे बोल रहे कि भीलवाड़ा की कोई वापस से जाता नहीं है भीलवाड़ा से। वैसे बॉम्बे से कोई निकलते ना, निकला तो पूरा दे के आना पड़ता है। तो मैंने 200 शेयर्स टाइटन के लास्ट में मेरे हाथ में थे और मैं बेच के जयपुर आया। अब जयपुर जब आया तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तुम शेयर मार्केट का यहाँ पे नाम भी मत देना। सो दैट वाज द थिंग। प्लीज आप कुछ बोलने वाले थे? वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, बिरला से पूछो, उससे पहले सर जैन साहब के जेम्स कैसे बने? हाँ, जैन साहब से ये तो की जर्नी आपकी जो है, ये तो हमारे क्या अनिल जी सिंह साहब की मेहरबानी है। और वो भी इसी क्षेत्र के हैं, मेवाड़ का पानी है उनका भी। तो इसलिए मुझे जोश भी ज़्यादा दिखता कि मैं तो आज ऐसा लग रहा है कि हम रियली मिसिंग अनिल जी। और अनिल जी ने क्या बोला कि यार आपके स्टॉक्स तो एकदम जेम्स जैसे हैं और जयपुर सिटी है, जेम्स लगा लो। और वो जयपुर वाले जैन साहब बोलते थे, तो जयपुर वाले जैन साहब। और 2012 से अनिल जी एक सीरीज करते थे स्लिम सी आवाज़ में। तो उस टाइम पे लोग टॉप 5 एमपीज को लेके आए, जो लोग अच्छे स्टॉक्स चुनते। और मेरी आदत थी कि मैं अंडर रिसर्च और अनसंग अनहर्ड स्टॉक्स की बात करूं। क्योंकि क्या होता है, ये रिलायंस, टिस्को, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा दे दूंगा तो सुनेगा कौन अपने को? ये तो सभी दे देंगे। ये तो वो वाली बात होगी, मतलब कुछ पेट में दर्द है ये दे दो, सर में दर्द है ये खा लो, कॉम्बीफ्लैम खा लो, सैनिटॉल खा लो। तो वैसी दवाइयाँ मुझे देनी नहीं थी, मुझे देनी थी। और अपन भी वही डॉक्टर के पास जाते जो अनोखी दवाइयाँ लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपन कुछ ऐसी रिसर्च करें जिस पे लोग हिम्मत नहीं करते हैं। एंड बिलीव मी, छोटे स्टॉक्स में रिसर्च नहीं होने की वजह से कई बार लोग खोते भी हैं, कई बार जल्दी भी निकल जाते। तो मैंने ये सोचा कि लेट अस टेक द प्लंज। और बहुत डिफिकल्ट है, आप कोई स्टॉक को देने जाते हो उस टाइम पे कितना डर लगा हुआ होता है कि ये स्टॉक का क्या होगा। 2012 में तो और ज़्यादा, तब तो गूगल भी इतना यूज़ नहीं कर पाते थे, तब क्रेडिट रिपोर्ट्स नहीं आती थी। तो अब क्या वो सारी चीज़ें हैं, अब कौन कॉल भी है, कंपनियाँ भी अवेयर हो गई और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट रिलेशंस वाले लोग हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, हमारे बाकी को पैंडिंग्स भी है तो एक बार बोलेंगे। बट दैट इज हाउ जैन साहब के जेम्स के लिए आज सारे क्वेश्चन आपसे ही होने वाले। सॉरी सर, मेरा जैन साहब एक क्वेश्चन है आपसे कि स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें से आप अपने जेम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? अरे सर इसी से संबंधित मेरा क्वेश्चन था, आपने शादी की बात की थी, क्या सर शादी के लिए लड़की अच्छा, तीनों मेरे ऊपर अटैक करने वाले
चीजों में रुक रहता है। जो सर हमारे खुद का से क्वेश्चन है, सर क्या शादी के लिए लड़की चूज करने से भी डिफिकल्ट है शेयर चूज करना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे एक प्रेजेंटेशन है, अगर आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन देने देते तो 2 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है, लोगों को कई बार नींद भी आ जाती है, तो मैंने इसलिए बोला फायर साइड चाय भी रखो, थोड़ा फ्रैंक रखें। एक्चुअली में हम लोग स्टॉक वैसे चुनते हैं जैसे आप जमाई चुनते हो, क्योंकि एक आदमी भले ही वो मुकेश अंबानी जी जितना रईस हो या फिर एक रिक्शे वाला हो या लेबर कोई भी हो, मतलब मेहनत करता हो, हर आदमी अपनी बेटी के लिए बेस्ट जमाई चुनता है। वो जितनी भी सूझबूझ है, जितनी भी समझ है, वो सब कुछ लगाते हैं। मतलब बहू लाने में इतना दिमाग नहीं लगाता जितना जमाई में लगाते हैं। दोनों भी लगाना चाहिए वैसे। पहले से नहीं। तो इसलिए हम लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे फादर मदर को भी देखो तो प्रोमोटर बैकग्राउंड है, उसकी क्वालिफिकेशन देखो तो भाई वो क्या पढ़ाई किया हुआ है, इन लुक्स देखना, देखिए लुक्स तो सर्टेनली थोड़ा मैटर करता ही है, तो फिर इंटीग्रिटी देखना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो इंटीग्रिटी, इंसान ईमानदार होना चाहिए, प्रमोटर ईमानदार होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, जमाई जैसा ही है, इतना ही टफ है। ये पहली बार मैंने ये डायलॉग दिया था तो बहुत मजा आया था, यही इसी क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, दिसंबर 2017 में अनिल जी के साथ काकरोली में, और इस तरफ गया था। तो स्टूडेंट्स अगर आप शेयर को चूज करें, कभी भी इन्वेस्ट करें, तो ध्यान रखें आप कभी भी अपने लिए या अपने घर में किसी के लिए लड़का, तो यहाँ जो लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को जैसे चुनते हैं वैसे स्टॉक चुने, और जो लड़के हैं वो भले ही गर्लफ्रेंड को चुन लो जैसा भी चुने। मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि जैसे सर ने बताया था कि जैसे नितिन स्पिनर 6 रुपये था और आज किस रेंज में है। मेरा यही कहना है कि जैसे अपन स्टूडेंट हैं, मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने नितिन स्पिनर्स का इनकॉर्पोरेशन करवाया 1994 में। यस, मैं जयपुर में मैं पिक्चर आके आया था, मैं पिक्चर आके आया था। मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट लाइफ में कम से कम आप इन्वेस्ट नहीं करें, आप केवल उसको सर्च करें, कंपनी कैसे सर्च करें, उसका रेशो कैसे निकालें, अपन अर्निंग पर शेयर क्या है, ये कम से कम ये सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए। सारी टेक्निकल बिल्कुल विथ प्रैक्टिकल, अभी गूगल है, आप बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, मनी कंट्रोल है, मनी डॉट रेडिफ है या स्क्रीनर है, तो अपने को केवल एनालिसिस करना, अपने को अभी पहले सीए होना है और सीए के बाद आप कर सकते हैं। तो मेरा यही स्टूडेंट से सभी से यही कहना है कि आप इस सेक्टर में जाने, मतलब केवल नॉलेज अर्न करें जब तक आप सीए नहीं हो जाए। सर आपके क्या कहना? ठीक बात है। इनफैक्ट इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, कई बार क्या होता है कि आप लोग रिसर्च कीजिए, ट्रैक कीजिए, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि चलो हमने इन्वेस्ट किया, या आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आप इन्वेस्ट कीजिए। सो को इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स को आप एडवाइजरी रोल में आप हेल्प कीजिए, आप सीए आप पढ़ाई कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने एक चीज़ और खराब देखी, लेट मी क्रिटिसाइज सीएस ऑल्सो, वो जब क्लाइंट्स की रिटर्न्स बढ़ते हैं तब तो पूरे सीए बन जाते हैं, ऑडिटर बनते हैं, बट वो जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो टिपिकल इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो भी वो रिटेल इन्वेस्टर जैसी गलतियां करते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते हैं। अरे मेरे उस दोस्त ने बोला था, जैन साहब ने बोला था खरीद लो, बट भाई मैंने बोला था, आप आँख बीच के भरोसा करते हो, अच्छी बात है मेरे ऊपर, बट एटलीस्ट आप लोग उसका क्या पी मल्टीपल है, क्या बुक वैल्यू है, क्या फंडामेंटल्स, आजकल screener.in प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। screener.in एक बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट है, एक बहुत बढ़िया ऐप है जिसमें आपको हर चीज़ आराम से मिल जाती है। जितने भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे 1 मिनट में मिल जाते हैं। आप स्टॉकेज खोल के, वो भी एक सीए है जिन्होंने बनाया, विवेक बजाज कैलकाटा के बहुत ज़बरदस्त सीए हैं, तो आप स्टॉकेज खोल के STOCKEDGE, फिर एक trendline.com है, TERENDLYNE, trendline.com, ये 3-4, और मनी कंट्रोल तो आपने बताया, तो मनी कंट्रोल, ये 4-5 ऐप्स को अगर आप लोग अच्छे से मास्टरी करते हैं तो एक बेसिक लेवल की आपकी पढ़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद डीप डाइव करना पड़ता है, वो सीए का काम है। अब जैसे हमारे यहाँ भी हमने मनीष जी से एक चीज़ हमने बहुत ज़बरदस्त सीखी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, डीप डाइव, मतलब 10-10 साल की प्रॉपर बैलेंस शीट के अंदर घुसना, हर चीज़ को चेक करना। जैसे आप लोग ऑडिट करते हैं, जैसे नोट्स बनाते हैं कि भाई सैलरीज क्यों बढ़ रही है, मैनेजमेंट की, वो सब कुछ देखते हैं, आरपीटी देखते हैं, वो सारी चीज़ें फिर प्रॉपर वो देखना पड़ता है, तो वहाँ पे सीएस का रोल आता है। तो ये मोबाइल ऐप से स्क्रीनिंग हो जाती है, स्कैनिंग होती है, बाद में डीप डाइव आप जैसे सीएस कर सकते हैं। तो सीए अगर इन्वेस्टर बनते हैं तो दे बिकम द बेस्ट इन्वेस्टर्स
एंड सीए ही बन पाए इंडिया में। आप देख लीजिए, भले वो राकेश झुनझुनवाला जी हो या आपके राधाकृष्ण जी दमानी भी सीए ही हैं, फिर रामदेव जी अग्रवाल सीए हैं, मोतीलाल जी ओसवाल सीए हैं, फिर आपके चहेते अनिल सिंह जी सीए हैं, जो कि एंकर भी हैं। मतलब मीडिया में आके सीए ही काम है। तो सीएस अपने आप में बहुत जबरदस्त लोग होते हैं। आई थिंक यू ऑल आर नॉट विथ मी, बोर हो गया लगता है। हेलो 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 ऑल द सीएस, हाय। मैंने 5 नाम लिए थे, कौन से थे? अच्छा सॉरी 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 सब जगह में मुझे लगा सब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढने में लग गए। सभी सुन रहे हैं सर और नोट कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। स्टूडेंट को मेरी एक ही एडवाइस है, जब तक वो सीए नहीं हो जाए, इस मार्केट में उनको ओपन एंट्री नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सीए होने के बाद में भी 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर उनको शेयर मार्केट में ही जाना है तो खाली शेयर मार्केट को ही चूज करें। जो अपन मिक्स मैच करते हैं कि आज मैंने सपोज मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैं मेरी प्रैक्टिस में भी लगा हुआ हूँ और मैं मेरे पोर्टफोलियो को भी देख रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम राजस्थान हॉस्टल में थे, ये 83-86 के बीच की बात है, मेरे रूम पार्टनर वगैरह भी राजस्थान हॉस्टल के बैठे थे। उस टाइम पे मोतीलाल जी ओसवाल हमारे साथ में हॉस्टल में थे। जब हम कभी उनके साथ में नरीमन पॉइंट वगैरह जाते थे तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को देखते थे। हम उनसे यही बात करते थे, बोले यार भाई क्या बात है, तुम इस बिल्डिंग को रोज आके देखते हो? वो यही कहते थे, गुप्ता एक दिन मुझे इस बिल्डिंग पे कब्जा करना है। ये 84-85 का विजन है उनका। लेकिन मैं जब तक सीए नहीं बनूंगा, ठीक है वो एप्लीकेशन लगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन सीए बनने के बाद में उन्होंने इस फील्ड में एंट्री मारी। आज उनका मुकाम देख लीजिए, जो उन्होंने उस टाइम 84-85 में कहा, आज उन्होंने उसको पूरा कर लिया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक आप सीए नहीं बने, तब तक आपको अगर इतना इंटरेस्ट है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। और अगर करना है तो जैन साहब की राय को फॉलो जरूर करें। क्योंकि इनके जो चीज जो इन्होंने बताई है, सबसे बड़ी ट्रेक ये किसको करते हैं? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के बाद में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को, कि कहीं उन्होंने अपने शेयर को कहीं प्लेस तो नहीं रखा है। इन 2 चीजों को ये सबसे ज्यादा ट्रेक करते हैं कि कभी कोई ऐसा शेयर रिकमेंड नहीं करते हैं जिसमें प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को कहीं पे प्लेस रखा हो। तो आप इनको जरूर फॉलो करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी भी आप माइनस में नहीं जाएंगे। थैंक यू। क्या बात है, आप तो सर मेरी रिसर्च आपने मेरे से ज्यादा कर रखी है। थैंक यू सो मच। मैं गुप्ता सर के बारे में एड करना चाहूँगा। जिस सर ने बताया कि मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है, तो राम कॉन्फ्रेंस में रामायण का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैनेजमेंट का इंटेंशन हमें पता होना चाहिए। लाइक विभीषण जहाँ था लंका में, उसको पता है कि सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है, सबसे बड़ी नगरी है, सबसे बड़ी पूंजी है, बड़ा ताकतवर राजा है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही देखा कि जो राजा है, मैनेजमेंट है, उसका इंटेंशन कुछ चेंज होने वाला है, सीता की ओर उसका रुख होने वाला है, तो उन्होंने मैनेजमेंट का इंटेंशन समझा और स्टॉक में चेंज कर लिया, शिफ्ट कर लिया किसी और राम की शरण में। राम की शरण में क्यों आए? ना वहाँ रिसोर्सेज थे, ना एक टीम मजबूत थी, कुछ भी वहाँ नहीं था, सिर्फ जंगल में थे, खालियात आए थे, राजा थे, लेकिन मैनेजमेंट का इंटेंशन बहुत बढ़िया था। तो जब मैनेजमेंट का इंटेंशन प्रॉपर हो, उस कंपनी को हम देखें। सही बात, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे एसआईपी करते हैं? हाथ उठाएं प्लीज। बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, किसके के डीमैट अकाउंट से प्लीज आप कर लीजिए। अरे वाह। आईपीओ में कितने लोग पैसे लगा रहे हैं? ओके, नॉट बैड। डायरेक्ट शेयर मार्केट में कौन कौन ट्रेडिंग कर रहे हैं? अरे बाप रे, एसआईपी और शेयर मार्केट बराबर है। अच्छा, एफएनओ में कितने लोग ट्रेड करते हैं? आगे वाले नहीं बताए, आप नहीं बताए। एफएनओ में कितने लोग ट्रेड? अरे बाबा, 2 3। चलो, एफएनओ में ट्रेड करो तो एटलीस्ट आप लोग पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके करें। टेक्निकल एनालिसिस कौन सीखा अभी तक? 2। ओके, राइट, ठीक है। तो कुल मिला के अभी जो समझ में है यहाँ पे, एसआईपीज पे प्लीज फोकस कीजिए आप लोग। मैंने मेरे बेटे को सबसे पहले, मैंने एक टेबल में मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसे होता है। डाइनिंग टेबल पे बैठा था, मेरी भांजी, मेरी भतीजी और मेरा बेटा, तीनों थे। तीनों को मैंने एसआईपी का ज्ञान दिया। तो एक जने ने क्या किया, मेरा बेटा, उसके स्टाइपेंड आता 5000 रुपया, तो 5000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दिया। मतलब पापा, मेरा जो पॉकेट मनी है वो
तो भी आप साथ में डाल दीजिएगा और इसको 5 की जगह पे 10 कर देना। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। वो नेक्स्ट डे आके अकाउंट खुलवा गया। मेरी भांजी अच्छा पैसा कमाती है, मगर वो अकाउंट खुलवाई, SIP शुरू नहीं की। और तीसरी मेरी भतीजी है, वो खाली बातें करते रहेगी, चाचा मैं कल आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ, और आज तक शुरू नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल देखिए, एक ही घर में मैंने एक ही साथ 3 जनों को ज्ञान दिया। सो इट इज अबाउट एक्शन। वो बेटे ने एक्शन लिया और उसने स्टार्ट कर दिया। एंड बिलीव मी, आज वो 10-10 हजार होते और सारे स्मॉल कैप मिड कैप में, मैं उसको शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता, इसे डेटा साइंसेस, और वो शेयर्स के बारे में सुनता है। रोज वो जैन साहब के जेल से मैं देता था, वो पीछे सोया पर रहता था, मैं उसी के रूम से देता था। और कोरोना के दौरान तो उसको काफी शेयर्स के नाम भी याद हो गए, काफी स्टॉक्स में, क्योंकि सुनते 2 साल में, बट फिर भी वो कभी स्टॉक्स में लगाया नहीं। तो कुछ उसने मेरा जो स्टॉक्स देखा था, जो स्टॉक में देख के उसको बहुत बुरा लगा कि भाई पापा इतनी तकलीफ से निकले थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को जरूर से बोलूंगा कि आप लोग प्लीज SIP कीजिए, अपने पॉकेट मनी को स्टार्ट कीजिएगा। और जो लोग SIP स्टार्ट करेंगे, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे लिंक्डइन पे आई विल बी वेरी हैप्पी। ट्विटर हैंडल पे आप लोग मुझे फॉलो अगर करते हैं तो, नहीं करते तो कीजिएगा, नहीं भी कोई बात नहीं है। बट आप लोग लिंक्डइन या ट्विटर पे या कहीं भी आप लोग प्लीज मैसेज कीजिएगा, आई स्टार्टेड बाय SIP। तो मुझे लगा कि मेरा भिलवाड़ा आना सफल हो गया। आज 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ हर महीना SIP से जा रहा हूँ। आज जो FIIs के ऊपर जो डिपेंडेंस था इंडिया का, वो खत्म हो गया, बिकॉज इंडिया में एक SIP चलती है। सो प्लीज, कितने लोग स्टार्ट करेंगे कल से, मंडे से? 3 हाथ यार। इसका मतलब मुझे जोश भरना नहीं आता है, आप भरिए सर। चलिए सर, मैं एक जोश भरता हूँ मैं आपसे। सर, कि डायलॉग जो मैं अमूमन स्टूडेंट बोलता हूँ सर, भी अपन की आपने बात की। फ्रेंड्स, लड़के से उसकी सैलरी, लड़की से उसकी एज, और सी स्टूडेंट्स को उसका अटेम्प्ट पूछना क्रिमिनल ऑफेंस है। यस और नो? सही होते कौन होता है? तो सर, आपने F1 की बात की, तो क्या सर इसमें एड ऑन कर सकता है कि चौथा, लड़के से उसकी सैलरी, लड़की से उसकी एज, सी स्टूडेंट्स उसका अटेम्प्ट, और F&O से उसका प्रॉफिट, उसका सर प्रोफेशन या ट्रेडर से या इन्वेस्टर से पूछो क्या वेब। बिकॉज सर सेबी से रिपोर्ट आई थी 90% F&O वाले लोग, राइट? तो जैसे आपने कहा कि F&O में कितने करते, कुछ हाथ यहाँ खड़े हुए थे, तो मैं आपको फैक्ट बता दूं 90% आप में से लॉस होने वाला है। तो सर इसके ऊपर कुछ गाइड करें कि क्या F&O में करें। देखिए, अगर आपने चूज कर लिया कि ये मेरा ट्रेडिंग इज माय प्रोफेशन, आप अगर फुल टाइम प्रोफेशन आपका, तो आप कीजिए, बट उसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑप्शंस सब सीख के कीजिए। हर चीज के प्रॉपर कोर्स कीजिए। पढ़ाई करके कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बाइक में, आपने मौत का कुआं देखा बचपन में? देखा है ना? तो उसमें बाइक चलाता है, वो कभी उसका एक्सीडेंट बहुत कम होता है। और कोई नौसिखिया होता है मेरे जैसा, वो पहली बार में एक्सीडेंट हो गया तो बाइक ही नहीं चलाई नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप सीख के कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बिना सीखे कुछ भी करोगे सब में फर्क पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग यू डू इन लाइफ। सर, मेरा स्टूडेंट से एक ही कहना है कि कम से कम F&O को तो जब तक CA नहीं हो जाए तब तक अवॉइड करें 100%। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक भी ट्रांजेक्शन F&O का नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप CA हो जाएं, फिर आप खुद कमाएं, फिर डेयरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हो कि अपने मदर फादर को आप प्रॉब्लम में ले आएं। मेरी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ। मैं ट्रेडिंग करता था, उस टाइम में ऊंधा बदला सूंधा बदला होता था, 98 की बात है। तो मैंने लास्ट में, मेरे पापा सामने थे, टेररिस्ट के अटैक में रहते थे, तो मैंने उनसे पैसे मंगवाए। तो उन्होंने बोला, बेटा यार मैंने तो तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजा था, यहाँ मैं बंदूक की नोक पे पैसे कमाता हूँ, तुम वहाँ जाके सट्टे में उठा रहे हो। सो दैट वाज द डे, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने किया और जिस चीज से मैं गुजरा, वो आप लोग नहीं करें। बिलीव मी, अगर F&O में आप लोग ट्रेडिंग करते हैं बिना सीखे समझे, बिना स्टॉप लॉस गए, it can be the worst thing of your life. Worst experience is losing money and borrowing from the markets to pay your M2M and borrowing from your parents, और पेरेंट्स के पैसे लो। जिस दिन बहुत पैसे हो जाए, बहुत करियर में, और उसमें भी है कि खोने के लिए पैसा होना चाहिए, जो किसी के पास भी नहीं होता। सो प्लीज बी केयरफुल। बाकी ठीक है, F&O में लोग कम है, चलेगा। सर, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछूंगा। अभी जो सर आपने पूछा था कितने मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, काफी आज रेंज में थे, जो सर नए नए रोबिनहुड हैं जो मार्केट में आए हैं, जो टिप की बात आपने की थी, टिप्स मार्केट में आते हैं,
2 दिन से शेयर वॉच करते हैं, सर अपर सर्किट लग रहे हैं, काफ़ी वॉल्यूम हो रहा है, इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, लीजिए लीजिए बाई कीजिए, और जैसे बाई करते हैं और फिर उसमें स्टार्ट होते हैं लोअर सर्किट। तो सर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि कहते हैं कि मार्केट फाइनेंशियल से नहीं न्यूज़ बेस्ड चलता है, या यूँ कहते हैं कि हम सब कैसे पहचाने कि कोई भी शेयर ऑपरेटर बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी शेयर जो ऑपरेटर्स उसको मैनेज करते हैं, तो कैसे हम उसको पहचाने कि ये जो शेयर है ये ऑपरेटर द्वारा मैनेज हो रहा है? देखिए, एक चीज तो है कि मार्केट्स में ऑपरेटर बोल के कोई नहीं होता है। हर स्टॉक में कुछ लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। हर कंपनी होती है, जैसे आपकी भिलवाड़ा की कंपनी है तो आप भिलवाड़ा की कंपनी को ज्यादा देखेंगे, कोई नागपुर की कंपनी है तो नागपुर की कंपनी को आप ज्यादा देखती है आपके लिए। तो वो कई बार वो लोग बायस होकर उसी में ट्रेडिंग करने लगते हैं, फिर उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्यादा रहती है। तो कई बार उसको, कई लोग हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिकली हर कंपनी को विजिट करते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके डिसीजन से मार्केट में भाव ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। अब जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हैं तो ये बिकम सच अ बिग इन्वेस्टर, या सुनील सिंघानिया जी है वो भी सीए हैं, मधु केला वो भी सीए, वो लोग कोई भी स्टॉक में हाथ लगाते हैं और वो स्टॉक में इतनी रिसर्च करते हैं और इतनी कन्विक्शन के साथ लेते हैं कि लोगों को उनके कन्विक्शन पे भरोसा है, तो वो आंख बीच के लेने लग जाते हैं। फिर ऐसा होता है, एक टाइम आता है कि वो इतना लेते लेते इतनी तेजी आ जाती है उस स्टॉक में, उस टाइम में उनको भी लगता है तो इतनी जल्दी बढ़ गया, तो वो भी बेच देते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो आपको पहनाना चाह रहे थे और वो निकलना चाह रहे हैं, वो मार्केट में। तो इसीलिए आप लोगों को वही करना है, वही कन्विक्शन लाना है। एंड यू बी द सीए। बेस्ट पार्ट इज हमारे इस हॉल में सारे लोग एटलीस्ट सबके पास एक चीज अच्छी है कि सबके पास दिमाग है, सब लोगों के पास कॉमन सेंस है, सब लोग पढ़ना जानते हैं, सब लोगों को बैलेंस शीट देखने से डर नहीं लगता। आधे लोग तो नंबर से डरते हैं लाइफ में। मेरे साथ एमबीए में कुछ लोग थे जो मार्केटिंग करते हैं या एचआर में थे, वो नंबर्स देखते ही डर लगने लग जाता था। तो सीए लोग को नंबर क्रंचिंग आती है। तो प्लीज आप लोग कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पहले आप अपना कन्विक्शन देखिए, क्या उसकी वैल्यू है, कैसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और थोड़ा पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऑपरेटर वाली बात है, देखिए मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं, बड़ी कंपनीज में कम होते हैं, छोटी कंपनीज में होते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं, एकदम पेनी स्टॉक्स, उसको ऑपरेटर ही चलाते हैं, और उनकी देखिए आप SMS आते हैं ना, अहमदाबाद से फोन आ रहा है, इंदौर से आ रहा है, तो वो वैसे टाइप के स्टॉक्स घूमते रहते हैं। और बिलीव मी, मैं जब यहाँ आ रहा था भिलवाड़ा, तो मेरी कजन है और उसका भी मैसेज आया, भैया ये स्टॉक ले लूँ क्या मैं, और वो स्टॉक टिप्स में उनके पास कहीं से पहुंच जाता है। सो बी वेरी केयरफुल। मार्केट में बहुत सारे ऐसे होते हैं, और आप लोग जैसा आपने बोला, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा, बट आप लोग जी बिजनेस में कई पैनलिस्ट आते हैं, भले मैं आता हूँ, मेरे साथ और भी लोग आते हैं, आप लोग भरोसा कर सकते हैं कुछ लोगों पे। अनिल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी बाकी चैनल्स भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, सब करते हैं। बट ओवरऑल किसी को मेंटोर भी बनाइए, किसी को गुरु भी बनाइए, और उनसे हर चीज को समझिए, सीखिए, एंड बाद में काम कीजिए। भरोसे का दूसरा नाम संदीप जैन। अरे थैंक यू सर, क्या बात है। सर, आपके जो टिप्स जो आते हैं लॉन्ग रन में भी बहुत हैंडसम रिटर्न दिए हैं आपके टिप्स ने। थैंक यू। मतलब मल्टीपल ग्रोथ वाले रिटर्न है सर। नहीं, आप देखिए ना, नितिन स्पिनर ही हो गया, बिल्कुल। 6 रुपए पे, 10 रुपए पे, 12 रुपए आपने पे। कम से कम 3, 4, 5 बार जी उस पर आएगी। ये स्टॉक को दिया मैंने 12 रुपए में सबसे पहली बार दिया था। बिल्कुल। 6 रुपए में दे नहीं सकता था, 12 रुपए क्योंकि 10 रुपए के ऊपर आ जाए। ये बात है 2013 30 दिसंबर की, Yes, sir। तब दिया था। तो वहां से देख लीजिए, आप जर्नी देख लीजिए। इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को तो कंफ्यूजन वहाँ हो जाता है जहाँ पे जेपी मॉर्गन कहता है एक शेयर परचेज कर लीजिए, वहीं गोल्डमैन सैक्स कहता है एक शेयर को आप सेल कर दीजिए। उस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस की तो देखिए वो लोग की रिसर्च के तरीके अलग है, और वो लोग अच्छा करते हैं, नो डाउट। देखिए वो लोग रिसर्च करते हैं, बट वो लोग कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक स्टॉक को बोलते हैं भाई ये टारगेट, और किसी ने उसी दिन टारगेट को नीचे कर दिया। और हमें याद है कि हम लोग उसी दिन हमारे एनालिस्ट लोग ने, पैनलिस्ट ने वो स्टॉक को भी रेकमेंड किया। ऐसा कुछ नहीं, वो लोग के अपने अपने वो क्या होता है, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का अपडेट देना होता है, रिजल्ट्स को देखना पड़ता है। कई बार उसमें भी होता है कि किसी ने उनकी कंपनी में दिया था, वो दूसरी कंपनी जो है नेवर नो। तो बहुत सारी चीज़ें, बट इतना ज़्यादा हर चीज़ पे डिपेंड नहीं हो। आप अपनी रिसर्च को कैसे करना उसको सीखें, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सर पीछे जो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, आप ऐसे एवरेजिंग कौन कौन करता है? एवरेजिंग मार्केट में वेरी गुड। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है,
अच्छा, जो नए एड्रेस मार्केट में आते हैं, कोई शेयर लिया सर 100 रुपीज़ का, 80 आ गया, 60 आ गया, थोड़ा और बाई कर लिया, मतलब जो कॉन्फिडेंस है सर, कहते कि मैं झुकेगा नहीं सर, कह रहा मैं झुकेगा नहीं, और लेते हैं और लेते हैं और लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बस यही दिल करता है उनका, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। तो सर एवरेजिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्या है सही है या गलत? तो आज ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मुझे शायरी वायरी थोड़ी याद करके आनी चाहिए थी। पहले तो वो लोगों ने डोजेस मतलब झटके दे दिए, फिर आपने दे दिए, मजा आ रहा है बट गुड। एक्चुअली देखिए, एवरेजिंग के लिए मैं एक चीज बताऊंगा। जैसे कोई स्टॉक आपने लिया और वो टूट गया, तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि फंडामेंटल्स उसमें इंप्रूव हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। फिर आपको ये देखना है कि आपने जिस टाइम पे मार्केट में एंट्री ली थी, उस टाइम पे वो स्टॉक की प्राइस क्या थी, मार्केट का लेवल क्या था और आज लेवल क्या है। तो कई बार ऐसा होता है, अगर मार्केट आज स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, अच्छा स्मॉल कैप 100 किस लेवल पे आपको पता है? कोई जना एनएससी स्मॉल कैप 100 ट्रैक करता है यहाँ पे? अच्छा निफ्टी कल क्या बंद हुआ था? 21,700। ओके, सेंसेक्स 71,900। चलो ठीक है, ट्रैक करते हैं। तो एनएससी स्मॉल कैप 100 एक इंडेक्स है जो कि मैं सबसे ज्यादा ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा हूँ। तो वो स्टॉक, वो इंडेक्स 8,600 से लेकर अभी 15,300। अब वहां पे क्या देखते हैं कि कई बार आप 15,000 के लेवल पे कोई स्टॉक में घुसते हैं और फिर वहां से करेक्ट होगा मार्केट, तो वो स्टॉक भी करेक्ट होगा। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है कि तूफान आए और वो कसली डूबेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। तो एवरेजिंग आपको तब करनी है जब वो स्टॉक मार्केट की वजह से टूटे और फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल्स खराब हो रहे हो तो स्टॉक टूट रहा है, तो उस टाइम पे कतई भी आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। फिर कई बार ऐसा होता है कि एंट्री और एग्जिट के लिए आपको कई बार अच्छा एक टूल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी है। उसमें मूविंग एवरेजेस को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जाके सपोर्ट मिलता है स्टॉक को। तो ये चीजें देखिए। बाकी ओवरऑल एवरेजिंग अननेसेसरली नहीं करें। एवरेजिंग आप हमेशा, कई बार हम लोग तो बोलते हैं कि प्रॉफिट के लेवल्स पे करें। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो और कन्विक्शन बढ़े तो और लीजिए। अब जब किसी को नितिन स्मिथर ने 12 रुपये बताया, फिर 60 रुपये में बहुत दिन था, फिर 90 रुपये में बहुत दिन था। मैंने 2017 में 90 रुपये में दिया हुआ स्टॉक, 2017 मई की बात है। फिर उसके बाद फिर से हमने 150 रुपये मेरे 160 पे रिकमेंड किया हुआ है, आज 300 के ऊपर है। तो हो सकता है उसमें ऊपर की लेवल के एवरेजिंग में आपके पैसे ज्यादा रखते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए और कुछ नहीं। सबसे पहले एक थंब रूल है, कंपनी पैसा बनाना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी है तो आप गलती से भी उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। अब लॉस है वो क्यों है, वो अगर टर्न अराउंड होती है, उतना अपन एक्सपर्ट नहीं है कि टर्न अराउंड कब होगी, क्या होगी, उतना हमारे पास टाइम नहीं है, उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सबसे सस्ता जुगाड़ है, सबसे इजी जुगाड़ है, पी मल्टीपल देखिए और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखिए। फिर उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट होती है। सो बेसिक लेवल पे आपको साइकिल चलाने के लिए पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखना है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 के ऊपर है, यानी जो कंपनी कमाती है। ये 3-4 चीजें एक फास्ट टेस्ट है, वो पास होती है, उसके बाद उस कंपनी में दिमाग लगाइए। और प्लेजिंग का जैसा आपने मार्केट को टाइमिंग्स कब करना चाहिए? देखो, मार्केट को टाइमिंग तो देखिए करना बहुत मुश्किल है। इट्स सो डिफिकल्ट टू एंटर एट द लोएस्ट लेवल एंड एग्जिट एट द हाईएस्ट लेवल्स। बट मैं तो ये कहूँगा कि कई बार हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने जैन साहब के जेंट्स की मेरी प्रेजेंटेशन में एक स्ट्रैटेजी है, यू बाय एंड फॉरगेट। मतलब कई बार अगर आप एक अच्छी चीज़ लेते हैं, जैसे हम शादी कर लेते हैं ना, अब बीवी अपन तो वैसा ही इसमें है कि बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है ये। मतलब आपने अगर कोई स्टॉक लिया और उसको नहीं बेचते हो, जैन साहब के चैनल मैंने स्टडी की, वो 4 साल तक अगर सारे स्टॉक्स अगर 10-10 हज़ार के रोज लेते हैं, आप SIP करते हो, हर जेन साहब के जेंट्स को 10,000 का रोज ले, तो 20 स्टॉक का एवरेज आता है महीने का। 2 लाख रुपए की SIP, कई 2 लाख करने की हो सकता है अभी हमारे स्टूडेंट्स लोगों की नहीं हो, बट कई बिजनेस मैन की होती है। और आप बेचिए मत उसको, उसमें XIRR जो रिटर्न आया वो 35% का है। तो कई बार ऐसा होता है बाय एंड फॉरगेट रियली वर्क्स। कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग जब करनी है आपको, तो आपको फंडामेंटल्स अगर खराब हो जाए तो आपको एग्जिट लेना है। फिर डिपेंड करता है, कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की क्वालिटी हल्की हो जाए, कोई बहुत ही एग्रेसिव मैन था वो निकल गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक इट इज टू इन डेप्थ एंड बाकी टाइमिंग नहीं होती है मार्केट की।
SIP कीजिए और कंटिन्यूसली SIP करते रहिए और एवरेजिंग भी होती रहती है और पैसा भी मिलता है। सर SME में क्या कहना चाहेंगे सर IPO में? देखिए SME IPOs अभी आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त उसमें सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, बट मैं कहूँगा कि कॉशियस रहना चाहिए उसमें। और मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि सेबी कहीं ना कहीं रिसेंट अब बहुत फास्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी और आएगी, क्योंकि आज कोई भी SME IPO आ तो 400 टाइम। कितने लोग यहाँ पे SME में इन्वेस्ट किए हुए हैं? SME IPO एप्लीकेशन 4-5 लोग हैं। चलिए SME में देखिए लगा रहे हैं और हमें तो जैकपॉट भी हो रहा है, लॉटरी भी मिल रही है, बट वन शुड बी वेरी कॉशियस। मैंने एक इन्वेस्टर को देखा हुआ है हमारे ही फ्रेटर्निटी से है, जिन्होंने बहुत तकलीफ पाई SME में इन्वेस्ट किया था। जब लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, मार्केट खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे निकलने के मौके नहीं मिलते। ये जैसे शहर से 40 किलोमीटर दूर जमीन खरीदते हैं ना, वो वैसा है। तो ये लिक्विडिटी नहीं होती है, सो बी केयरफुल। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, लिस्ट लगा दीजिए, आई अलॉटमेंट तो आती नहीं है। सर जैसा आपने बताया बाई एंड फॉरगेट, पिछले में स्टूडेंट लोग बेटा मैं आपसे पूछा होगा एक फैक्ट है सर कि डेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा नहीं। आई एम राइट? राइट और रॉन्ग? सर डेटा में तो हमारे सारे एनालिसिस करते हैं सर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आपने बताया बाई एंड फॉरगेट। सर कुछ लिस्ट छोटी सी लिस्ट बताऊँ, काफी लंबी है सर। यस बैंक 2013 में 94 रुपीज़ था, ऑल टाइम हाई बनाया 500 रुपये, अभी चल रहा है 22 रुपये। बात करते हैं इंडिया बुल्स की, 250 रुपये था 2013 में, 1450 का हाई बनाया, अभी चल रहा है इससे नियर अबाउट 200 रुपये। सर बात करते हैं वकरा की, 2013 में 37 रुपये था, ऑल टाइम हाई बनाया 650 रुपये, अभी चल रहा है नियर अबाउट 25 से 30 रुपये के आसपास। सर PC ज्वेलर्स की सेम स्टोरी है, रिलायंस कैपिटल 400 रुपये 2013 में, 2700 रुपये ऑल टाइम हाई, अभी चल रहा है 15-20 रुपये। तो सर जो ये कहते हैं लॉन्ग टाइम बाय एंड फॉरगेट, तो सर ऐसे शेयर से हम कैसे बचे, कैसे दूर रहे? नहीं, वो तो आपको देखिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी, ये इसका कोई तरीका नहीं है। आपको अगर रोटी भी बनानी है तो रोटी के लिए आटा ही लेना पड़ेगा, चावल लेके तो रोटी नहीं बना सकते हैं। या आपको दाल बनानी है तो आपको कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा, चाय भी बनानी है तो भी कॉन्सेंट्रेट, मतलब इजी से इजी काम। ब्रश भी करना है तो पेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा उसके ऊपर। तो हर चीज़ का काम का एक प्रोसेस होता है, वैसे इसमें भी प्रोसेस है। आप प्रोमोटर अगर खराब है, प्रोमोटर्स अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। आप बाय एंड फॉरगेट में ये नहीं है। अच्छा हाँ, बाय एंड फॉरगेट की मैं बात बता देता हूँ। अगर हमने 40 स्टॉक लिए, उसमें से 2 स्टॉक ऐसे भी निकल जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिटर्न ओवरऑल जो 34 बोल रहा हूँ वो इसलिए बैठ रहा है कि उसमें से 2-4 ऐसे नासूर भी निकलते हैं, बट भगवान की जैसे जैन साहब के जैन में ऐसे कोई भी नहीं निकले। बट एनीवेज रेगुलर ट्रैकिंग तो चाहिए। आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, एनुअल रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, और आप लोग CA हैं तो नंबर क्रंचिंग आपको करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट कि आपको इजी मनी मिल जाए। देयर इज नो फ्रीलांस इन द वर्ल्ड। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि यही रामबाण है, वो उस टाइम पे चलता था, अब रामबाण ऐसा कोई भी नहीं है। आपको फिक्सेड अलग अलग फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है। और आपने जो कंपनीज के नाम गिनाए तो वर्ड्स ऑफ द कंपनीज थी, वो एक्सेप्शंस है। अब अच्छी कंपनियों का भी नाम लेते हैं, सोलार इंडस्ट्री है, 100 गुना हो गया, कई कंपनियां हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप 8000 स्टॉक्स में से 1000-1200 स्टॉक ही ट्रेडेबल है और इन्वेस्टेबल है, और उसमें से आपको 20-30 ऐसे खराब निकलते हैं। अब सुज़लॉन अब वापस से रिवाइव भी कर गया। सो देयर इज मतलब वो मार्केट में कुल मिला के आपको अवेयर रहना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, न्यूज़ देखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो सर का गोल्डन रूल ये है कि अगर आप बाय एंड फॉरगेट फॉलो करते हैं तो प्लीज ट्रैक रेगुलरली योर पोर्टफोलियो। सर पोर्टफोलियो में कितने से नंबर ऑफ कंपनीज रखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल शाम को भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे क्या रखना चाहिए। इसमें भी डिपेंड करता है, मार्केट सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मार्केट है उसमें कितने भी स्टॉक हो सब चलेंगे। कई बार ऐसा मार्केट आ जाता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कन्विक्शन के साथ आप बैठ पाते हो। जैसे कोई स्टॉक है, सपोज आप उस कंपनी को पूरा जानते हो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज मार्केट खराब है इसलिए वो टूटा हुआ है या बढ़ भी रहा है, तो उस स्टॉक को तो आप कन्विक्शन के साथ रख सकते हैं। तो मार्केट खराब के टाइम पे हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कर लो। अच्छे मार्केट में डाइवर्सिफाइड बड़ा पोर्टफोलियो भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी गधे घोड़े सब चल रहे हैं, है ना।
और तीसरी बात यह है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला, हम लोग हमारे पीएमएस में या हम लोग जो क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि 4% एक स्टॉक में डालें, तो 25 स्टॉक ये है, तो 25 स्टॉक से एक डिसेंट आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। और 14-15 सेक्टर्स हैं, उसमें डाल दीजिए, सेक्टर भी आपका डाइवर्सिफाइड हो गया, स्टॉक्स भी डाइवर्सिफाइड हो गया, तो अब आपको 20-25% के रिटर्न के लिए। और कई बार ऐसा होता है आप ज़्यादा डाल दो, उसमें गलत पड़ जाओ, सपोज आप इंडिया बुक्स में डाल देते हैं या येस बैंक में डाल देते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होती है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वैलिड। 4% हमारी साइड से एक मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। सर मैं स्टूडेंट्स काफ़ी इमोशनल है, और अगला मेरा एक और इमोशनल क्वेश्चन आपसे, सर हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। कहते ना सर कि जब मैं शेयर मार्केट को वॉच कर रहा था, मार्केट बढ़ रहा था, जैसे ही मैंने परचेज किया मार्केट गिरने लग गया, जैसे मैंने शेयर बेचा फिर से बढ़ने लग गया। सर हाउ टू कंट्रोल दिस इमोशंस। लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, हम बिलोंग करो। नहीं, मैं करता हूँ एक्चुअली, आई डू इट एवरी डे। मैं योगा करता हूँ एवरी डे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का आपको एवरीडे आधा घंटा 1 घंटा तो योगा या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी क्या यंग है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप लोग सब यंग स्टूडेंट्स हैं एंड हम भी थे कभी ऐसे ही यंग, बट मैंने क्लास 11-12 से स्टार्ट किया। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों एसआईपी से बनती है। तो वेल्थ तो एसआईपी से बनती भी देखी ली हमने म्यूचुअल फंड्स में, और हेल्थ भी आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप फोकस करें। कई बार क्या होता है, लोग जिम जाते हैं 3-4 महीने और बॉडी बना के आ जाते हैं। मेरे साथ के कई लोग हैं, बोले भाई ठीक है, फिर वो जैसे छोड़ते हैं मोटे हो जाते हैं। तो मैंने तो बोला भाई मैं तो जो इजीली काम होता है ना वही काम करता हूँ। इजीली क्या काम होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, ना जिम का चक्कर ना पार्क का चक्कर। ठंड पड़े कितनी भी, कहीं भी बाहर जाओ, भीलवाड़ा हो, जयपुर जाओ, या आप आगे जाओ, यूएस जाओ, क्रूज में रहो, कहीं भी रहो, आप वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। सो आई बिलीव इन ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो वैसा ही है। तो जो आपने बोला कि इमोशंस है, इमोशंस पे देखिए वो धीरे धीरे आता है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, बट स्टिल आप जितनी कन्विक्शन और पढ़ाई करोगे, रीडिंग एंड रीडिंग, स्टॉक मार्केट में अगर आना और आपको बड़ा करना है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका कन्विक्शन आएगा और तभी आपको इमोशंस पे कंट्रोल आएगा। और बाकी पोजीशन साइजिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस भी आएंगे। स्टूडेंट्स आप अपनी क्वेश्चन रेडी रखिए। सर सुबह टीवी ऑन करो तो 4 टीवी पे 40 ऐसे यही बात करते हैं कि आने वाला 6 मंथ में मार्केट टाइप बुरी से, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो जो 5 जो रिकॉर्ड रहा है, 5 जो हमारे रिकॉर्ड रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मार्केट में इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से मोदी गवर्नमेंट आ गई तो मार्केट चलने वाला है, घूमाने वाला है, लाइक तो उसे इसका जो इम्पैक्ट है, रिजल्ट का इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पहले आ जाता है ये बाद में आता है? हमने सर अभी कोविड में देखा था सर कि जब सर कोविड की न्यूज़ आई मार्केट 40% डाउन हो गया, और जब कोविड पीक पे था फिर हमारा ऑल टाइम मार्केट हाई बन रहा था। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लगता है कि सर रिजल्ट से पहले ही मार्केट जो अपना डिस्काउंटेड होता है जो वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आंसर दे दिया। मार्केट्स बहुत फ्यूचरिस्टिक है, मार्केट बहुत आगे की सोच के चलता है। जनरली मार्केट में होता है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो न्यूज़ जब आती है तो तब डिस्काउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आपको न्यूज़ आने पर अगर रिएक्शन नहीं आता तो बात अलग है, बट मोस्टली रिएक्शन जो आप सोचोगे उसका उल्टा होता है। क्योंकि मार्केट अभी मोदी जी की जैसे सितंबर 2013 में मोदी जी का नाम जब अनाउंस हुआ तो अक्टूबर-नवंबर से मार्केट तेज होने लगा। फिर 2014 में मोदी जी आए, तब तक एक बार मार्केट हाइस बनाया, और जिस दिन मोदी जी इलेक्ट हुए उस दिन मार्केट टूट गया, फिर वापस से थोड़ा टूटा, फिर बढ़ा। तो कुल मिला के मार्केट्स में अननेसेसरी टाइमिंग नहीं करें। आप अपनी स्टडीज के साथ, अपनी रिसर्च के साथ आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, और आप उसके साथ अनवांटेड मनी, अनबोरोड मनी अगर है और अनलिवरेज्ड है तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपको पैसा बनाने से। तो अंत में क्या बोलते हैं ना, वो निफ्टी हो या इंसान, जाना तो ऊपर ही है। तो सर आपका क्या व्यू है सर इलेक्शन के ऊपर? अभी जो 6 महीने बाद जो इलेक्शन आने वाला है, तो आपका क्या व्यू है मार्केट के ऊपर नेक्स्ट मंथ के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मार्केट्स में डिस्काउंट हो चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट से। मार्केट ये देखेगा कि अब कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये रिजल्ट जीतती है बीजेपी। 300 के ऊपर अगर सीट्स आती है तो एक अलग रिएक्शन होगा। 300 सीट तक तो मुझे लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। बाकी अब ग्लोबल क्यूज और क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन सब पे नजरें बनी रहेगी। बाकी बाद में सरकार किस तरीके से जीत के आती है उस पर डिपेंड करेगा।
सर मार्केट की जो एक तरफा रेडी रही है अब तक, जो काफ़ी घूम आ गया चला है, जो हमारी नई जनरेशन जो है बैठी है सर, ये सर फ्लिपकार्ट से अमेजन बिग बिलियन सेल में बिलीव करती है, आई थिंक करते हैं। कौन कौन शॉपिंग करता है या तो सर क्या ऐसी कोई डिस्काउंटेड सेल आने वाली है मार्केट में जब शॉपिंग का मौका मिलेगा हमारे यंग जनरेशन को, न्यू रॉबिनहुड्स को? देखियो एक्चुअली ऐसे बोल के तो आता नहीं है, जिस टाइम पे डिस्काउंटेड सेल रहती है ना तो उस टाइम पे बोलते ना वो पैसा ना होए, वो कौन सा था आपका, वो बता दे, पैसा ना होए पॉकेट में। हाँ हाँ वही बॉटम बॉटम सब करे बट बॉटम बनाना होए, और जब बॉटम आए तो रोकना ना होए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर आज के मार्केट में भी आप मुझे जेम्स तो पूछोगे जाने तो दोगे नहीं, उसके दिए बिना तो मैं दूंगा। तो आज के मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास है, रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसके सेक्टर के हेडविंड्स अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, या हर मार्केट में आपको राइट स्टॉक चुनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे मार्केट में तो सब चलेंगे, और खराब मार्केट में आपको राइट स्टॉक्स और राइट डिसीजन मेकिंग और राइट साइजिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मिलेंगे यहाँ पर भी स्टॉक। डिस्काउंट सेल का इंतजार मत कीजिए, आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन अभी लार्ज कैप्स में बनाइए। आईटीसी अभी सस्ता पड़ा है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, ये सब अपने 3-3 साल के एवरेजेस के आसपास है। सो अभी लार्ज कैप इज अ गुड स्ट्रैटेजी, मल्टी कैप इवन स्मॉल कैप मिड कैप भी चल ही रहे हो तो आउट परफॉर्म कर ही रहे। सो आई थिंक डिस्काउंट सेल का इंतजार तो नहीं करना चाहिए। जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसमें कितना परसेंट लार्ज कैप, कितना परसेंट मिड कैप और कितना परसेंट स्मॉल कैप का होना चाहिए, और कितना परसेंट हमें कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहिए? ये भी सवाल अच्छा है। मेरा तो देखिए हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप ही रहता है। मैं 100% आजकल क्योंकि इंडिया में सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो लार्ज कैप का जो कट ऑफ है और मिड कैप का कट ऑफ बहुत बड़ा हो गया। मतलब आप मिड कैप की 60,000 70,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, और स्मॉल कैप 20,000 करोड़ की कंपनी को आप स्मॉल कैप बोलते हो। तो इसलिए आजकल स्मॉल कैप रहा नहीं, फिर एक माइक्रो कैप आ गया। सो ओवरऑल जनरली एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप एज के हिसाब से उसको देखें। प्लीज सुनिए स्टूडेंट्स, प्लीज। तो बेसिकली ये है कि आप 30-40% लार्ज कैप रखें, बाकी स्मॉल कैप मिड कैप रखना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स। बाकी सब अपने अपने एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। बट मेरा ये है कि हम लोग मल्टी कैप पोर्टफोलियो में 30-30-30 और 10% हम लोग माइक्रो कैप नैनो कैप में भी रखें। सर अभी जैसे गवर्नमेंट पावर सेक्टर या इंफ्रा पे जोर दे रही है, उससे शेयर मार्केट पे इन शेयर्स का क्या इफेक्ट आएगा? जो पावर ऑलरेडी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ चुका है। इंफ्रा पे तो इतना पुश है कि 10 लाख करोड़ रुपया सरकार ने इस बजट में अनाउंस किया, और आप देखिए कैसे इंफ्रा स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स चल रहे हैं। इवन पावर एंसिलरी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक्स लेते हैं हम लोग उनके एंसिलरीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर ऑटोमोबाइल चल रहा है तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स लीजिए, पावर चल रहा है तो पावर एंसिलरी जैसे केबल्स है, ट्रांसफार्मर्स है, इन पे ध्यान दीजिए। रेलवे चल रहा है तो रेलवे की एंसिलरीज पे दीजिए, तो वो बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से इन पे अच्छा ऑलरेडी आ चुका, और आगे भी पावर सेक्टर कुछ वेरी गुड। तो जैन साहब ने जेम्स बताया, उससे पहले हमारे स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन हो पीछे तो प्लीज ऑडियंस में से यस वन बाय वन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन एफ&ओ से रिलेटेड था, तो आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड आस्क इट और नॉट। नहीं प्लीज पूछिए। तो सर जो आप वो स्ट्रेटेजी करते हैं ना जिसके अंदर फ्यूचर प्लस करके आप ऊपर की कॉल सेल करते हैं, तो आई वांटेड टू आस्क कि हाउ मच मनी शुड बी केप्ट असाइड फॉर एम2 लॉसेस? लाइक 100% कैपिटल में उसमें एलोकेट नहीं कर सकता हूँ। लाइक आई हैव अ कैपिटल फॉर 5 लॉट्स, तो हाउ मच आई शुड डिप्लॉय एंड हाउ मच आई शुड केप्ट असाइड फॉर एम2 लॉसेस? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि 20% मार्जिन लगता है, राइट? और कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं आप, ये लेके आप कॉल बेचनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर प्रोफेशनली और सिस्टमैटिकली और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के काम किया जाए तो पैसा बनता है इसमें। बट ये सब एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करना पड़ता है। तो अगर आपकी क्वेश्चन से लग रहा है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या किसी के साथ बैठे जो करते हैं ये काम, तो इसमें जनरली मेरा ये कहना है कि कम से कम 20% और एक्स्ट्रा रखिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे कई लोग हैं वो 100% तक कवर करके रखते हैं, बट वो आपने सही कहा कि फिर वो करूँ तो फिर मैं एफ&ओ में आऊँगा। तो आप कम से
20% एक्स्ट्रा रख लो, यानी कि गियरिंग जो आपने 20% तो आपने मार्जिन में लगा दिया और 20% आप अलग से रखिए तो आपको शायद ज़्यादा टेंशन नहीं हो। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन आप पूछिए। सर जैसे भी पैकेजिंग स्टॉक्स में अपन ने देखा था कि रिजल्ट बहुत बाद में आके मतलब उनके गंदे आने लगे थे, पहले से स्टॉक्स जैसे पॉलीप्लेक्स हुआ, यूफ्लेक्स हुआ, ये पहले से गिरते थे, तो सर ये ट्रेंड कैसे एनालाइज करें, मतलब उस टाइम पे रिजल्ट अच्छे आते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए इसमें कई लोगों के हाथ भी चले हैं, तो कई बार क्या होता है हम मार्केट में ट्रेलिंग चीज़ों को देखते हैं, पुरानी चीज़ों को, और मार्केट चलता है आगे की चीज़ों से। तो जो रिजल्ट आ चुके हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। जैसा मैंने कहा ना कि जो लोग, कई ऐसे लोग होते हैं वो इनसाइडर नहीं होते हैं, बट वो कंपनी को इतना पहचानने लग जाते हैं, इतना उस कंपनी को देखते हैं कि उनको हर चीज़ पता रहती है। जैसे सपोज आप एक ऑटोमोबाइल स्टॉक है, अब क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करने की कई बार जरूरत नहीं होती, जब अगर आप मंथली नंबर्स को ट्रैक करो। भाई अगर मारुति इस बार खराब नंबर दी है, हर अगर महीने में वो 1.5 लाख 2 लाख व्हीकल बेचती है और वो 3 महीने से 80,000 व्हीकल बेच रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट खराब आना ही है। तो उस चीज़ का इंतजार नहीं करे और वो पुराने रिजल्ट में नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही के साथ हुआ कि वो रिजल्ट्स में बाद में दिखाई देता, तो कई बार आपको फॉरवर्ड लुकिंग होकर ट्रैक करना पड़ता है, और वो जब आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो वो होता नहीं, और तभी आपको एक्सपर्ट्स की और रिसर्च की राय लेनी पड़ती है। थैंक यू सो मच सर। सर ये जो ग्रे मार्केट प्राइस आती है, जो भी पब्लिकेशन मिलता है उसके पहले, उसका क्या रोल रहता है? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए ग्रे मार्केट प्राइस सबसे बड़ा तो आप लोग के पड़ोस से ही आती है, चित्तौड़गढ़ से ही आती है। तो देखिए वो नहीं, ग्रे मार्केट से एक अंदेशा मिलता है, और इस बार क्या हुआ, ग्रे मार्केट को भी, मार्केट बहुत स्मार्ट है। स्टॉक मार्केट में एक चीज सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज क्या है, यहाँ कोई भी चंद जी आके अपने आप को ज्ञानचंद जी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, सबको करमचंद ही होना पड़ता है यहाँ पे। धर्मचंद और करमचंद, मतलब ज्ञानचंद और रायचंद, करमचंद, धर्मचंद बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे करमचंद ही काम आता है। रायचंद जी हमारे जैसे आते तो स्टेज पे बैठ जाते हैं, और करमचंद तो पैसा कमा के जाते हैं। तो कहने का मतलब ग्रे मार्केट में क्या हो रहा है, लोग क्या करते थे, ग्रे मार्केट में प्रीमियम आ रहा, आंख नीच के पैसे लगाओ। ऐसे लोग जो जिंदगी में ब्याज के ऊपर नहीं उठे थे, जिनको एफडी का ब्याज से ज्यादा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, वो लोग बोलते मैं तो पैसा लगाऊंगा ग्रे मार्केट में, मेरा 2 आईपीओ में तो पैसा बना, बाद में 3-4 आईपीओ पैसे लगते। तो आप अपनी रिसर्च करके ही पैसा लगाइए, ये सिखा दिया। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी एक इंडिकेटर है, जो कि ऑपरेटर्स ने, अगेन ऑपरेटर वर्ड में यूज कर लिया, जो भी प्लेयर्स है, जो स्मार्ट प्लेयर्स है, दे आर नॉट ऑपरेटर्स, दे आर स्मार्ट प्लेयर्स, जो लोग इन लूपहोल्स को, इन लैक्यूना को समझते हैं, पहचानते हैं, वो लोगों ने ये काम किया। तो इसलिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के जो हम लोग आंख बीच के राय देते हैं ना, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फॉर डिसेंट लिस्टिंग, ये जो कम हो रहा है। सर इंट्राडे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? इंट्राडे ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग में? डेली ट्रेडिंग देखिए, अंटिल अनलेस आप फुल टाइम नहीं करते हो तो नहीं करना चाहिए, और फुल टाइम अगर आप करते हो तो आप चार्टिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको आवरली चार्ट्स देखने पड़ते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल नहीं भी है तो टेक्निकल आना जरूरी है। सर मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में डील नहीं करते हैं लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक। अब शेयर मार्केट के लिए कह जाते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, या यूँ कहिए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए भूल जाइए। तो अगर भूलना है तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा? अगर शेयर मार्केट में अगर आप लगाए, आप उससे रिटर्न की एक्सपेक्ट करें कुछ थोड़ा टाइम में, तो रिटर्न मिलेगा नहीं। और अगर भूल ही जाए तो वो वाली बात है कि आपके पास करोड़ों का मकान है लेकिन आपके काम का नहीं। यूजफुल कैसे होगा? शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसा बन नहीं सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर हमने इन्वेस्ट किया, भूल गए इसको, तो भूल ही गए, तो फिर आपके पास पैसा आएगा कैसे? देखिए हर टाइप्स में पैसा बनता है, हर टर्म में पैसा बनता है। जैसे आपने पूछा इंट्राडे, इंट्राडे वाला भी पैसा कमाता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने डिसिप्लिन, कितनी ट्रेनिंग और कितनी पोजीशन साइजिंग के साथ काम कर रहा है, और कितनी रिसर्च के साथ। आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप फंडामेंटल का, नहीं सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा। इंट्राडे ठीक है, 10% लोग जो नॉलेज के साथ इंट्राडे करते हैं वो सक्सेस होते हैं, 90% फेलियर होते हैं। मैं इंट्राडे की बात, मैं वो बात करता हूँ जिसके साथ लोग चलते हैं कि हाँ ये शेयर हैं, 10 शेयर हैं, 20 शेयर ऐसे हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाओगे लॉन्ग टर्म में तो लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट ये तो गारंटी की लॉस नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली उससे अर्न कैसे करेंगे? अगर 10 साल 20 साल के लिए पैसा लगाया उसको अर्न करेंगे तो 10 साल 20 साल में तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म में पैसा मिलता नहीं है। देखिए ऐसा ना, हर
स्टॉक्स के लिए अलग अलग टर्म होता है। अब जैसे आप अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगाओगे, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी, हमें पता है कि भाई लक्स को यूज करना है, लाइफ को यूज करेंगे ही लोग, सनसिल्क यूज करेंगे ही लोग, लॉन्ग टर्म चलनी है। तो कई बार अब डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम पे एंट्री ले रहे हो। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कल 2500 रुपया है, मार्केट खराब होने की वजह से 2200 रुपया आ गया और उसका रिजल्ट उसी दिन अच्छा आ गया, वो 2200 का 3400 में टाइम नहीं लगाएगा। मगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को 3000 में खरीदा और मार्केट टूट गया और उस टाइम में उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे ना, तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक भी नहीं होता, आपको देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अब जैसे आप अगर इंट्राडे तो आपको आवरली चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको पोजिशनल पिक्स लेना है तो आपको डेली चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म करना है तो वीकली चार्ट देखने पड़ेंगे। ये हो गया टेक्निकल में। फंडामेंटल तो ये है कि आप कौन से सेक्टर में घुसना चाहते हो, कौन से सेक्टर में अभी टेलविंड्स अच्छे हैं। अब जैसे ईवी बहुत ठीक में चल रहा था, अभी टेक्सटाइल स्टॉक्स है, टेक्सटाइल स्टॉक्स चले नहीं थे, एकदम बड़े पड़े हुए थे। तो उस टाइम पे जैसे ही सारे स्टॉक चल जाते हैं, सारे सेक्टर चल गए, टेक्सटाइल को टाइम ही नहीं लगा। मुझे याद है नितिन स्पीकर की, मैं एग्जाम्पल बार बार यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओगे। तो एक ही दिन में 25% बढ़ गया और एक साल पहले भी कोई ने लिया होगा तो उसको नहीं मिला। तो इट इज ऑल अबाउट, कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। आप सीए, आप हो सकते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म करने में एक्सपर्ट है, आप बैंक ऑडिट में एक्सपर्ट होंगे, कोई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होगा, हर चीज़ की एक एक्सपर्टीज होती है। तो देखिए वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं फंडामेंटल भी देखता हूँ, टेक्निकल भी देखता हूँ, कमोडिटीज भी देखता हूँ और ऑप्शंस भी देखता हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन यही है, ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स विथ टेक्निकल्स, स्ट्रेटेजाइजिंग विद ऑप्शंस। मतलब आईटीसी आप खरीदे थे, हम आईटीसी खरीदते नहीं है, आईटीसी की पुट बेचते हैं। अब आईटीसी के पुट में भी आप 200 रुपए के शेयर में 200 रुपए कमा लेते हैं। सो ये बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। आप जो आपका फुल टाइम काम कर रहे हो, मैं कल आके आपका काम नहीं कर सकता। मैं ये फुल टाइम काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं आपसे बेहतर करूँगा। नहीं सर, हमें किसी काम में हम तो ये कि पैसा बने कैसे बात होती है। चलिए पैसा इन्वेस्टिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग से बनेगा। आप आपका अगर व्यापार छोड़ के ये करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस तरीके से करना। राइट। और अगर आप व्यापार भी नहीं छोड़ना चाहते और इन्वेस्टिंग करते हो तो फिर आप ऐसे करना। लास्ट क्वेश्चन, पिछली बार आए थे आपने नीतीश सिंह ने बताया था, इस बार आप क्या बता के जा रहे हो, बता के जरूर चाहिए। पिछली बार नीतीश सिंह बता के गए थे, इस बार क्या बता के जा रहे हो, घूम मत जाइए, बता के जरूर चाहिए। थैंक यू। पिछली बार आप यस, एक लास्ट क्वेश्चन सर को निकलना भी है। Good afternoon, sir. Sir, I want to ask that when to sell in stock market. Like it's a great technique when to sell. देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है, अभिमन्यु और चक्रव्यूह वाली कहानी है। इट्स नॉट दैट इजी। इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी हुई है लोगों की एग्जिट डिसीजंस के ऊपर, और हमने तो पूरी एक स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन हाउ टू एग्जिट। जैसे आपने मुझे पूछा ना, ये क्वेश्चन मैंने रमेश दबानी जी से पूछा हुआ है, मैंने राकेश झुंझुनवाला को पूछा हुआ है, मैंने मार्क मोबियस को पूछा हुआ है। मतलब जितने भी विजय केडिया को पूछा, जो भी बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, तो सबका आंसर अलग होता है। लास्ट मंथ मैंने समीर अरोड़ा को पूछा, उसके पहले मैंने सुनील सिंघानिया को पूछा, तो इसके आंसर्स अलग अलग हैं। इसके फंडामेंटल्स भी तरीके होते हैं, टेक्निकल्स के भी तरीके होते हैं। आपका टाइम होराइजन एक रीजन होता है कि आपको कब एग्जिट करना है, आपकी नीड के लिए एग्जिट रीजन। फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं तो एग्जिट करोगे। आपने पैसा लगाया था कि भाई सीए इंस्टीट्यूट, सपोज मैं, आपने मेरे ऊपर पैसा लगा, मैं आया ही नहीं। सपोज आप यहाँ आ रहे थे, प्लस संदीप जैन सर को देखने जाऊँगा और संदीप जैन सर नहीं आए, तो आप वो टिकट जो 500 रुपये की थी, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो कैंसिल कर दो। तो वैसा होता है, दैट इज योर एग्जिट डिसीजन। सो इट डिपेंड्स। आप एग्जिट मतलब ये, और सबसे ईजी तो ये है कि लोग बाग अपने टारगेट्स लगाते हैं, तो इट इज एंडलेस। मतलब मैं आपको इसका आंसर ऐसा है कि आपको फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा। फंडामेंटल खराब हो रहे हैं तो ऐसे एग्जिट करना, और टेक्निकल्स में आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, ये सब देखने पड़ेंगे। तो टाइम फ्रेम के भी वन आंसर। फिर एक अभी मैंने रिसेंटली अभी समीर अरोड़ा जी से भी क्वेश्चन पूछा था, तो ओवरऑल मेरे सारे लोगों का एक जो आया निष्कर्ष में बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, आपने स्टॉक लिया और बहुत जल्दी वो चल गया। आपकी उम्मीद थी कि वो 2 साल बाद 50% का रिटर्न देता है, वो आपको इमीडिएटली भी आ गया। तो कई बार ये होता है उस टाइम पे आप बेच सकते हैं कि वो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मीन रिवर्जन होता है। हर चीज़, हर एसेट क्लास
लॉन्ग रन में एक टिपिकल रिटर्न्स देते हैं। इक्विटी का 15-16% होगा, एफडी का 7-8% होगा, गोल्ड का 8-9% होगा, तो एक मीन रिवर्जन बोलते हैं। सब आप लोगों ने पढ़ा होगा सब लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में, तो वैसा ही कुछ इसमें भी होता है। सो ओवरऑल फंडामेंटल वेज ऑफ एग्जिट डिसीजंस, टेक्निकल वेज ऑफ, इसके ऊपर मैं मेरा एक प्रेजेंटेशन में मैं शेयर करूंगा, हमने इसके ऊपर बनाया है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर, बट और वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एग्जिट ऑल्सो। कोई भी स्टॉक में एग्जिट इतना इजी नहीं। और अभी तो हम लोगों ने टीवी पे एक नारा भी चला रखा था, तो होल्ड इज द न्यू गोल्ड। अभी क्या कि रोज रोज आप जल्दी घुसो जल्दी निकलो, उसमें पैसा नहीं बनता है। होल्ड करें वो ज्यादा अच्छा। जैसे कि आपने कहा रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, तो कुछ तो रिसर्च करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना रिसर्च के तो पैसा नहीं बनता। आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, काफी एग्जिट के ऊपर आपको मिलेगी। सो व्हाट आई कैन डू इज आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, बाद में कभी पूछेगा मैं समझा दूंगा। I have invested in APAR Industries. It already served 10x to me. कौन सा अपार? APAR Industries. अपार में तो अपार रिटर्न्स आए, मैंने भी 400 रुपये में दिया था। So like it's तो the अभी भी रखो उसको, अब उसमें एग्जिट डिसीजन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना बताइए? अब इसमें अगर आप 400 के 800 में निकल जाते तो पैसा नहीं बनता। it's now 6,000. हाँ, क्योंकि इसमें ये जिस सेगमेंट में, उस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनाती है, वो बहुत बढ़िया है। वो ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स बनाती है, वो सारे सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। एंड कंपनी का पी मल्टीपल देखते जाइए कैसे ग्रोथ इन अर्निंग्स आ रही है। अगर ग्रोथ इन अर्निंग्स के साथ वो कमेंसुरेट है उसकी प्राइस राइज, तो आप करते जाइए। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आपने उस स्टॉक को होल्ड किया है और कन्विक्शन के साथ किया है, तो बिग क्लैप फॉर दिस गाय। आपका शुभ नाम क्या है बॉस? उत्कर्ष अजमेर. चलिए, उत्कर्ष काम किया आपने, एकदम बेहतरीन, थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ इट्स टाइम फॉर जेम्स मोमेंट। अरे तो एक बार सबसे पहले सेकंड जोड़ा ताली बजाएं, फिर सर जेम्स को बताएंगे। तो जिस चीज का बेस अभी से इंतजार में कुछ जेम्स स्टॉक आपके। हेलो सर, एक क्वेश्चन. गुड सर। गुड आफ्टरनून सर. सर, पहले तो किसी भी सेक्टर को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि जैसे कि अभी रेलवे सेक्टर था, डिफेंस सेक्टर था, स्पेस सेक्टर था, तो ये ऑलरेडी बहुत बूम हो चुके हैं. अब इसके बाद और कौन सेक्टर है जिससे अपन को पता चले कि बूम होने वाले हैं, फिर उसमें भी उस सेक्टर के कौन से स्टॉक है जो मल्टी वैगर होने वाले हैं. मल्टी वैगर, देखिए मल्टी वैगर बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। वो कैसे बनाना पड़ता है बताओ आपको। जैसे इन्होंने अपार इंडस्ट्रीज में बनाया ना, वो मल्टी वैगर है। उस स्टॉक को मैंने 400 रुपये दिया था और आज 6,000 रुपया भाव है। तो वही मैं 400 का 800 में मैंने तो निकल गया, उसके भी हो सकता है, बट कोई आदमी उसको होल्ड कर रहा है। तो आपको बनाना पड़ता है। एंड आपको पता है 26% से अगर आपकी कैपिटल 10 साल तक ग्रो करती है तो कितना गुना हो जाता है पैसा? एनी आंसर? 10 टाइम्स। और 26 गुना फिर 10 साल ग्रो कर जाता तो कितना हो जाता है? अरे यार, ये आंसर तो सीए लोग को करना पड़ेगा। 100 टाइम्स। सो द ब्यूटी ऑफ 26%। तो कंपाउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आज एक्चुअली रह गया था कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाया, उन्होंने पैसा नहीं बनाया था। उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाया। कोई भी साइंटिस्ट ने स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाया। और अगर कोई और 26% से 30 साल तक ग्रो कर जाए तो कितना हो जाएगा? 1000 टाइम्स। एंड दिस इज व्हाट राकेश जुगलवाला जी हैज डन। टैक्स फ्री इनकम, मतलब आप टाइटन लेके रखती है, क्रिसिल को लेके रखती है और आप ब्रांड करते रहिए। तो ऐसा नहीं कि कंपाउंडिंग से पैसा नहीं बनता, मल्टीवैगर्स ऐसे बनेंगे। तो आपको 26% का क्या है? या थैंक यू भाई, यहाँ पे मतलब इम्पेशेंट हो रहे हैं हमारे एंकर साहब। बट एनीवेज आई थिंक जैसे भी कुछ हमने सेक्टर्स की आपने बात किया, आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग बहुत बोर भी हो रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ऐसा है क्या? जितने लोग बैठे देखिए, इधर से तो आवाज आई है कि उनको मजा आ रहा है, इधर वालों को नहीं है। ये देखो, सुने भी नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, माइक समझ में नहीं आ रहा होगा। एनीवेज, सो आई एम वेरी बुलिश ऑन रोड सेक्टर। आप देखिए, आज मैं बाय रोड आ रहा हूँ, गजब के रास्ते हैं। मतलब पहले भीलवाड़ा आना कितना डिफिकल्ट काम था, ट्रेन से आते थे, और आज मैं जयपुर से सेमिनार करके फिर अभी यहाँ से निकलते ही चला जाऊँगा। सो दिस हैज ओनली हैपेंड बिकॉज रोड्स अच्छे हो गए, और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया इंडिया में, और आगे भी अच्छा होने वाला है। तो बट IRB इंफ्रा नहीं है वो स्टॉप, क्योंकि आप लोग का रास्ता शायद IRB इंफ्रा ने बनाया होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और KNR कंस्ट्रक्शंस,
एक बेहतरीन कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन में। टारगेट्स वगैरह नहीं दूंगा जानबूझ के, जो भी आप लोग अपने हिसाब से लीजिए, 20-25% में निकल जाइए। दूसरी एक बेहतरीन अगेन क्वालिटी कंपनी है वेल्सपन कॉर्प। मतलब ये भी इतनी बड़ी कंपनी है पाइप बनाने वाली, और गजब का अपने आप को रिफॉर्म रिस्ट्रक्चर किया है। मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक्सपेंशन किया है। तो उसकी वजह वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज में से ही गई है, तो वेल्सपन कॉर्प। थर्ड अगेन एक इन्हीं ग्रुप की कंपनी है जो कि ईपीसी कंपनी है। मतलब वेरी बुलिश ऑन ईपीसी। आपने सेक्टर की बात कही, तो ईपीसी का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड ये, तो उसमें सबसे बढ़िया बात है जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रा के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, ओवरऑल 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है सरकार ऑन इंफ्रा, स्पेंड कर रही है। इन्वेस्ट ही बोलूंगा मैं, सुनो देखिए, स्पेंडिंग नहीं है, इट इज इन्वेस्टिंग। बिकॉज अगर आज इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे रिटर्न्स मिलेंगे, तो इसलिए सरकार जो भी खर्चा करने वाला मैं इन्वेस्टिंग बोलूंगा। तो उसमें मैंने एक स्टॉक लिया है वेल्सपन ग्रुप का, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, जो कि मैंने 28 अक्टूबर को 268 में दिया था और अभी है 324। इट विल डू वेल ये स्टॉक। फिर एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है फार्मा कंपनी, फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं वैसे, और वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज। अगेन है क्वालिटी कंपनी, और इस कंपनी की खास बात बता देता हूँ। अच्छा, स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू का मतलब पता होगा आप लोगों को, कितने की फेस वैल्यू होती है जनरली स्टॉक? 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। ये 8 रुपया का ये 8 रुपये का फेस वैल्यू है स्टॉक का। तो ये यूनिक आइडिया है। एक सर्ड इंडिया बोल के कंपनी थी, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आई एम बुलिश ऑन होटल सेक्टर। आपने देखा होगा आजकल कैसे टूरिज्म, फिर हमारे मोदी जी भी काफी, पीएम साहब भी काफी प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को, डोमेस्टिक टूरिज्म। अभी देखिएगा आप लोग उदयपुर में कैसा घूम आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि पीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि फॉरेन में जाके शादी नहीं बैठी है। तो यहाँ के जितनी भी बिग फैट वेडिंग जो अब्रॉड जाती थी, वो सब के सब उदयपुर में आने वाली। अभी रिसेंटली एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो बिग फैट तो इस तरीके से आप लोग के इस एरिया का टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, होटल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि होटल स्टॉक्स विल डू वेल। तो उसमें से लीडर है EIH होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, ओबेरॉय ग्रुप की। इट्स अ ग्रेट कंपनी, उस पर ध्यान दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ITDC। आई एम वेरी बुलिश ऑन PSUs। और ITDC अगर आप लोगों ने दिल्ली में अशोका होटल देखा होगा, तो ITDC और इसमें सरकार अभी PSUs में मोनेटाइजेशन की बातें कर रही है। जो स्टॉक्स उसमें जो होटल्स उसको हो सकता है सेल भी करें, तो बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस है। तो ITDC में लास्ट पिक। सो बेसिकली मैंने 5 पिक्स दे दिया आपको। वेल्सपन कॉर्प, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, ITDC, EIH होटल्स एंड आरपीजी लाइफ साइंस। थैंक यू। इसी कोई सर एक तो जो बाइक पॉकेट वाली, हाँ, बता रहे मल्टीवेगर। बाय एंड फॉरगेट स्टोरी में, मल्टीवेगर में मैं मिड कैप दूं, स्मॉल कैप दूं, लार्ज कैप दूं? जैसा आंसर। अच्छा, इजी टू आंसर। एक तीनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में अगर देखें HDFC बैंक शुड डू वेल। मतलब यहाँ से बाय एंड फॉरगेट स्टोरी हुआ, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और अगर कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, कंप्लायंस का डायरेक्ट बेनिफिट बैंक्स को एक पक्के में आ रहा है। अभी जो इंडिया में मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली आ रही है, इंडिया में जो इकोनॉमी इतनी जो बूम आई है, उसका रीजन यही है जो पैरेलल इकोनॉमी है वो कन्वर्ट हो रही है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। इसी वजह से CS का भी काम बढ़ेगा। तो आप लोगों का करियर बहुत ब्राइट है। जो लोग सो रहे हैं पीछे प्लीज। एनीवेज, तो CS का करियर ब्राइट है, फाइनेंस का करियर ब्राइट है, बैंकिंग का करियर ब्राइट है। सो आई फील कि बैंकिंग विल डू वेल। तो उसमें HDFC बैंक लुक्स गुड। तो मुझे लार्ज कैप में ये दिखता है। फिर अगर आप मिड कैप में, मैंने जैसे भी बताया वेल्सपन कॉर्प, ये एक अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर जैसा ही लगता है मुझे। मतलब बहुत अच्छा चलना चाहिए यहाँ से। और क्योंकि जिस तरीके से पिवट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। एंड एक स्टॉक है यूग्रो कैपिटल, स्मॉल कैप में, UGRO, यूग्रो। मतलब ये कंपनी भी मतलब जिस तरीके से IT यूज कर रही है फाइनेंसिंग में, इनके पास 75 से ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट है।
और मैं मैनेजमेंट को सुना तो गजब का कॉन्फिडेंस आता है और गजब का इन्होंने टेक एनेबलमेंट कर रखा है। आजकल कोई भी बिजनेस करो तो सबसे पहले टेक एनेबलमेंट जरूरी है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे एक्सेल अच्छे से जानते हैं? हाँ, एडवांस्ड एक्सेल की क्लासेस जरूर से कीजिए। कितने लोगों ने पाइथन किया हुआ है यहाँ पे? ये काम और लोग कीजिए प्लीज। ये सब बेसिक नेसेसिटीज है। ये सब चीजें आपको कहीं पढ़ाने को पढ़ने को नहीं मिलेगी। एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड पाइथन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ये 5-6 चीजों को आप लोग कीजिए। और NISM के एग्जाम्स कितने लोगों ने दिया हुआ है? आप तो रॉकस्टार हो यार। गुड। 2 दाढ़ी वाले लोग रॉकस्टार हो गए आजकल। ठीक है। और NISM सिर्फ 2 लोगों ने दिया, 3। आज इनके भी देखो दाढ़ी है थोड़ी सी। तो कुल मिला के NISM की एग्जाम्स देनी है। ये मैं अगेन असाइनमेंट दे रहा हूँ। SIP स्टार्ट करना है। टेक अवेज दे रहा हूँ मैं सीधा। बॉस, ये ज्ञान मान का कोई मतलब नहीं है, सीधा टेक अवेज की बात कर रहा हूँ मैं। टेक अवे ये है कि आप लोगों को पावर बीआई, गूगल शीट या स्प्रेडशीट या एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीखना है। NISM की एग्जाम्स देनी है। पाइथन सीखना है। आप लोग अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना एम्प्लॉयबल बनाओ कि CS लोग को कुछ बोले नहीं आते। अभी क्या हो रहा है, CA CFA दोनों डिग्री होती है तो CFA को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ये अरे आप ये टोपी पहन के चलिएगा ना, हो गया। और ही इज अ CA CFA एंड अ वेरी, जितनी भी चीजें मैंने बताई है सारे काम में कर चुके हैं। NISM की सारी एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आई एडेड वो एटलीस्ट उनको इंटरेस्ट आया। थैंक यू।